हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीएस एडू पॉइंट। चलो बच्चों, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग से। ये एक बहुत इजी चैप्टर है जिसे तुम आराम से समझ सकते हो और आराम से कर भी सकते हो। पहले समझते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। डाटा तुम जानते ही होगे, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इक्वल डाटा। लेकिन इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं? कभी कभी हम इंफॉर्मेशन सीधा कलेक्ट करते हैं। मान लो मैं क्लास में स्टूडेंट्स को पूछा कि तुम्हारा जो मार्क्स है कैसे कैसे आया है, तो स्टूडेंट ने पूछा हाँ ठीक है, मेरा सर मैथ्स में 60 आया है, किसी ने बोला मेरा 50 आया है, फिर किसी ने बोला मेरा 30 आया है, किसी ने मेरा 70 आया है, किसी ने बोला 79 आया है। तो मैं ऐसे डाटा को कलेक्ट किया। ठीक है, इसी को बोलते हैं रॉ डाटा, डायरेक्टली कलेक्ट करना। ठीक है, डायरेक्ट करना रॉ डाटा। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। एक डाटा कितना बार रिपीट हो रहा है। मान लो 60 जो लाया है स्टूडेंट, वो 4 स्टूडेंट लाए हैं, तो फ्रीक्वेंसी बन गया क्या? 4। नेक्स्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ऐसे अगर डाटा कभी कभी ग्रुप में तुम्हें दिखाना पड़ता है। मैं पूछा कितना लोग जो है, जो वो लोग कितना कितना स्टूडेंट जो है 50 to 60% के अंदर है। 50 to 60 मार्क, 50 to 60 मार्क कितना स्टूडेंट लाए हैं? तो वहां से बोल गए 10 स्टूडेंट लाए हैं। फिर मैं बोला 60 to 70 के अंदर कितना स्टूडेंट है? वो बोल गए यार 25 स्टूडेंट है। तो ऐसे करके जो है ये ग्रुप जो बना रहा हूँ मैं, इसी को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब समझते हैं क्लास लिमिट क्या होता है। देखो यहाँ पे जो है ये 60 to 70 जो है, ये 60 जो है ये लोअर लोअर क्लास लिमिट है, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। और ये 70 जो है ये अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 60 to 70, मतलब 70 - 60 का जो डिफरेंस है वो है तुम्हारा 10। कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। जो 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्लास साइज बोलते हैं या विथ भी बोलते हैं। क्लास मार्क अगर जानना हो तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 60 + 70/2, मतलब तुम्हें 130/2, जो कि है 65। ठीक है, तो तुम्हें अगर क्लास मार्क निकालना है तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है क्लास मार्क का? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, जो कि है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया, बेसिक बात है। अब थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं। बेसिकली हम पिक्टोग्राफ छोटे क्लास में पढ़े हैं। छोटे क्लास में क्या पढ़े हैं? जैसे पिक्चर वगैरह रहता है। ठीक है, ऐसे सर्किल सर्किल, एक सर्किल का मतलब है 2 बॉल, ऐसा कुछ होता है। या ऐसे कार भी होते थे, तुम आधा कार होता था, याद करो थोड़ा, छोटी क्लास में पढ़े थे। वो पिक्टोग्राफ ये बड़े क्लास के लिए नहीं है। ठीक है, अब बार ग्राफ जो है तुम्हारी क्लास में है। ठीक है, तो बार ग्राफ जो होता है ये तुम्हारा, तुम जानते हो, ये इन्फॉर्मेशन बताता है। इसका विड्थ जो होता है यूनिफॉर्म होता है, हाइट भी जो है प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है? ये भी एक रिप्रेजेंटेशन करने का टेक्निक है। ये एक चीज है, ये टाइप ऑफ बार डायग्राम पर क्लास इंटरवल आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है? देखो, ये जो है ऐसे दो एक्सिस में तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, पहला हो जाता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस जो होता है ये तुम्हारा वर्टिकल होता है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस होता है, याद रखना ये चीजें। ठीक है, तो हाइट ऑफ द बार, कि जितना फ्रीक्वेंसी उतना हाइट बताएगा। ठीक है, अगर हाइट बहुत ज्यादा बड़ा है तो एक चीज ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है समझ लेते हैं, है ना। तो ये एक्स एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे क्लास इंटरवल दिखाया जाता है, और वाई एक्सिस में क्या दिखाया जाता है भाई? वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी दिखाया जाता है, याद रखना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, यहाँ पे गैप कुछ नहीं रहता बार्स के बीच में। किसकी किसमें? हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं रहता, ऐसे लग के रहेगा। ठीक है, ऐसे लग के रहेगा सब। ठीक है, सब कुछ लग के रहता है। ठीक है, समझ में आ चुका है तुम्हें? देयर इज नो गैप बिटवीन क्लास इंटरवल। बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो हो गया तुम्हारा दो ग्राफ। और तीसरा जब आएंगे हम पाई चार्ट के पास आएंगे। देखो, पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट ये बताता है होल और पार्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पे देखो, तुम हाँ यहाँ पे देखो, ये बार ग्राफ है, ये ट्रिपल ट्रिपल वाला दिया है यहाँ पे। ये तुम्हें जस्ट कुछ दिखाया है यहाँ पे, तुम देखो। ये जो है, ये तुम्हें सर्किल में दिखाना पड़ता है, भले थोड़ा थोड़ा 3D में दिखाया है, लेकिन तुम्हें जो है ये समझना है। तो ऐसे भाग हो जाता है सेंटर से। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है पाई चार्ट, पाई चार्ट को थोड़ा और दर से समझते हैं। देखो, पाई चार्ट जब सेंट्रल एंगल निकालना होता है, मतलब ये एंगल कैसे पता चलेगा, ये कितना डिग्री बनाना है, तो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट तुम्हें पुट करना है। क्या वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट? फॉर एग्जांपल वहां पे जो है इसका जो वैल्यू होगा फॉर एग्जांपल 3 होगा, और टोटल वैल्यू फॉर एग्जांपल जितना टोटल 6 का वैल्यू होगा, तो पहले फ्रैक्शन में लिख देना है, इंटू 360 डिग्री कर देना है, तुम्हें यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है,
तो तुम्हें सीधा लाइन बनाना है, 180 डिग्री ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से तुम्हें सेंट्रल एंगल यहाँ पे बनाना है, और तुम्हें कुछ एग्जाम्पल भी इसमें प्रैक्टिस करना होगा। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है तुम्हारा चांस एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि है बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें कुछ चीजें तुम्हें बेसिक बेसिक बातें बता दे रहा हूँ शॉर्टली, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर उसमें कुछ आउटकम जो है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे तुमने कॉइन टॉस किया, वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आउटकम्स जो आता है उसी को रिजल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आउटकम्स जो आता है उसमें जो है उसमें सेम चांस होता है ऑकर ऑकर होने का। आउटकम दैट हैव सेम चांस ऑफ ऑकरिंग इक्वली लाइकली आउटकम्स। इवेंट, इवेंट क्या होता है, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक, एक से ज्यादा आउटकम्स अगर निकल के आ रहे हैं, जैसे कि थ्रोइंग ए डाइस, डाइस जब थ्रो करते हैं तो एक से ज्यादा आउटकम आने का चांस है, उसी को एक इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल टोटल आउटकम्स। जैसे कि यहाँ पे डाइस का जब होता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गेटिंग वन, तो वन आने का चांस एक ही है, वन टोटल कितना कितना होता है, सिक्स आउटकम होते हैं डाइस में, तो 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के क्या आने का चांस है, 2, 3, 5, तो कितना हुआ, 3/6। ठीक है, तो ये है प्राइम नंबर और तुम्हारा आंसर आ जाता है 1/2। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो समराइज तुम कर लेते हैं। एक चीज तो हमने थोड़ा सा मिस कर लिया यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। तो किंग एक होता है जो ब्रोकन लाइन होता है, वो हमेशा ऐसे बनाया जाता है, देखो एक किंग मार दिया जाता है जब भी चीजें जो इक्वल यूनिट से स्टार्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जीरो के बाद जो है तुमने ऐसे बना रखा है, तो हमारा डाटा स्टार्ट होता है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ऐसे करके हमारा जो है क्लास इंटरवल स्टार्ट होता है। तो हम 40 से स्टार्ट करेंगे, 10 से क्यों स्टार्ट करेंगे, 40, 50, 60, 70 ऐसे लिखेंगे, राइट। जब ऐसे लिखते हैं तो हमारा 0 to 10, हमारा क्लास साइज जो है ये 10 का है, यहाँ पे तुम देख रहे हो। तो पहले 0 to 10 आना चाहिए थे, लेकिन 10 नहीं आया, सीधा 40 आ गया। इसीलिए इसमें किंग मार्केट लगाना पड़ता है, जिसको ब्रोकन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो टोटल एंगल होता है पाई चार्ट का, टोटल एंगल, सेंट्रल एंगल, ये जो एंगल एग्जाम में आते हैं, याद रखना। टोटल एंगल जो है ये कंप्लीट एंगल, मतलब एक राउंड घूम लिया कंप्लीट, यहाँ से था यहाँ पे पहुंच गया, फिर से 12 बज गया। तो ये नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें ध्यान से समझना है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो तुम्हें लग रहा होगा स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, नो नॉट दैट मच ओनली, इतना नहीं और भी ज्यादा है। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान से समझना है यहाँ इसको, और अच्छे से सुनना है क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं भाई, स्क्वायर नंबर जो नंबर जो है उसे, अगर तुम कोई किसी का स्क्वायर है तो उसे स्क्वायर नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 25 जो है, 25 जो है, 25 क्या है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 25 क्या हुआ, स्क्वायर नंबर हुआ। 21 क्या है, किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो 21 इज नॉट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब थोड़ा प्रॉपर्टीज बात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना प्रॉपर्टी को। ठीक है, प्रॉपर्टी की जो है स्क्वायर का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर नंबर्स, जैसे ये सब स्क्वायर नंबर है, 25, 36, ठीक है, फिर 9, ये सब जो है स्क्वायर नंबर है। इसका यूनिट प्लेस में तुम देखो क्या क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, जीरो आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो जिस स्क्वायर नंबर का एंडिंग डिजिट ये सब होने का चांसेस है, तो सर क्या क्या नहीं हो सकते फिर, भाई ये नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकता किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट मतलब ये है यूनिट डिजिट जो वंस प्लेस। 3 नहीं हो सकता, मतलब बोल रहे 943 बोला गया है, बोलो ये स्क्वायर नंबर है या नहीं, तुम नहीं जानते, इतना बड़ा स्क्वायर तो निकाल नहीं सकते। बस इसका यूनिट डिजिट तुम्हें देख के बता देना है, ये यूनिट डिजिट 3 है। सर 3 तो होने से होता ही नहीं है स्क्वायर नंबर, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग एक ही है। 7 होने से, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बहुत 5 डिजिट दिया गया है, 8, 9, 6, 2, 7 ऐसे दिया गया, बोलो ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अब तुम सोचे हो कैसे निकालो इसको, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसका यूनिट डिजिट देख लिया, पता चल गया 7 है, तो बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले से ही ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आ जाएगा। होप इट इज क्लियर, 8 आने से भी नहीं होगा। तो 2, 3, 7, 8 को याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। ध्यान समझना, जो भी इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है, 10, 10 क्या है, स्क्वायर नंबर है, नहीं है। सर 100 है कि नहीं, बिल्कुल है, ये स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर है 100, 10 का स्क्वायर है। सर 1000 है क्या, नहीं है। तो सर 10,000 है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जीरो जो है इवन नंबर ऑफ जीरोस है, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो लगा है, इसमें 2 जीरो लगा है, तो उसके बाद 6 जीरो वाला होगा।
तो इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड होना चाहिए, कोई भी स्क्वायर नंबर। ठीक है, याद रखना ये। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर सर इवन, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा। मतलब देखो, 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 36, 36 भी इवन होगा। ऑड नंबर, 7 का स्क्वायर 49, 7 तो ऑड था, 49 भी ऑड है, मतलब स्क्वायर भी उसका ऑड नंबर ही होगा। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं, देखो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पैटर्न, पैटर्न समझना। कोई भी बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एन एंड एन प्लस वन, क्या बोल रहा है देखो, कोई भी स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछा 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, 6 n है, इसका n प्लस वन है, एक ज्यादा है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? सर जो भी आएगा वो सब क्या होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो सर कैसे पता करें, गिनेंगे क्या? 36 इसका 49, ऐसे गिनेंगे क्या? 37, 38, 39, 40, 41, 40 ऐसे करके गिनेंगे? नो, गिनना नहीं है भाई, गिनने से गया टाइम वेस्ट। तो फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लो तुम लोग। क्या? 2n, मतलब n क्या है? n, n यहाँ पे 6 है भाई, n मतलब 2 into 6, 2n, 12 आएगा इसके बीच में। कितना टो आएगा? 12 ठीक है, गिनना चाहे तो गिन सकते हो, 36 to 15 के अंदर 12 तुम्हें नॉन परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिलेगा, तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, देखो नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके तुम्हें पूछा गया कितना टो। ठीक है, मान लो तुम्हें पूछा गया ऐसे करके 12 ठो, 12 ठो, ठीक है, अप टू 12 ठो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सॉम बताओ, तुम क्या करोगे? एन स्क्वायर कर दोगे, 12 ठो पूछ रहे हैं ना सर, एन मतलब 12 है, अब 12 का स्क्वायर कर देना है। फॉर्मूला एन स्क्वायर, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज 144 आएगा, सीधा बिना कुछ किए। सम ऑफ 5 ऑड नेचुरल नंबर कितना? 25, एन स्क्वायर। सम ऑफ 7 ऑड नेचुरल नंबर, 7 स्क्वायर 49। सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर, 400। बस मुंह मुंह में बोलोगे अगर तुम्हें फॉर्मूला मालूम है तो, प्रॉपर्टीज मालूम है तो, पैटर्न मालूम है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी पैटर्न है स्मॉल वाला, ये भी देख लो ध्यान से, देखो a-1 a+1, ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, दो इवन और ऑड। जैसे कि यहाँ पे मैं बोला दो इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 into ये आ गया तुम्हारा 4, कैसे करेंगे सर? 2 into 4, सिंपल सा बात है। a-1 a+1 क्या बोल रहा है? a-1 मतलब ये हो गया 3 - 1, 3+1, इस डिग्री में करना है, मतलब ये 3² - 1, तो ये हो गया 9 - 1 = 8। सर ये तो बहुत आसान था, 2 into 4 सीधा कर देने से नहीं होता। देखो ये बड़े नंबर में काम करता है, छोटे नंबर में भले ही तुम्हें लग रहा होगा ये तो फटाक से हो रहा है, लेकिन ये बड़े नंबर के लिए हेल्पफुल होगा, a² - 1 वाला। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नहीं, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबको याद रखना है, बता दे रहा हूँ। ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 लोग हैं, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। नहीं नहीं ऐसा नहीं तो फिर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, 3 लोग हैं, याद रखना। ठीक है, इसमें जो 3 लोग हैं वो है 2m, m² - 1, और तीसरा है m² + 1। तीनों को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 2m, m² - 1, m² + 1। हाँ स्टूडेंट्स, इस पीडीएफ का अगर तुम्हें नोट चाहिए तो मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो मैं तुम्हें अपने कमेंट बॉक्स पर पिन कर दे रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट, 2m, m² - 1, m² + 1, ये हो गया ट्रिपलेट। सर कैसे पता करें ट्रिपलेट है? तुमने तुम्हें जो है m शुड बी ग्रेटर देन 1 याद रखना। ठीक है, m शुड बी ग्रेटर देन 1 और m नेचुरल। ठीक है, जैसे m की जगह में तुम 1 पुट कर दिए, हाँ 1 से बड़ा था, हाँ तो m की जगह में 2 पुट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल m = 2 ले गए, तो 2m मतलब 4 हो गया, ये 2² - 1 कितना? 4 - 1 3 हो गया, m स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सॉरी 2² + 1, 4 + 1 5, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, m की जगह में 3 पुट करोगे तो और एक ट्रिपलेट बन के आएगा, तो ऐसे तुम्हें ट्रिपलेट बनाते जाना है और कुछ नंबर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर सॉल्व करो तो समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कम इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट, जो कि तुम सब लोग निकालते हो। तो स्क्वायर रूट निकालने का जो स्क्वायर रूट, ये है तुम्हारा सिंबल, ये दिखाया है सिंबल, और इसका जो सबसे 3 टेक्निक है यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा। 3 टेक्निक, पहला टेक्निक जो है रिपीटेड सॉल्यूशन, बार बार सॉल्व करो और बताओ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे जाना 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले क्या, 9 - 1 करूंगा, कितना आया? 8, फिर 8 - 3 करूंगा, कितना आया? 5, 5 - 5 करूंगा, कितना आया? 0। ये रिपीटेड सॉल्वर, 0 नहीं आने तक सॉर्टेड कर, तीन तरह स्टेप किया।
कितना स्टेप मैंने किया, 3 स्टेप किया, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 93। तो सर ये तो बड़े नंबर पे और दिक्कत करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये बड़ा नंबर पे तुम्हें और टेंशन देगा, इतना सारा सॉफ्टवेयर कर करके थक जाओगे, पेज खत्म हो जाएगा भाई, नहीं करना है इसको। ठीक है, भूल जाओ इसको। ठीक है, तो आते हैं प्राइम फैक्टरेशन में, ये और थोड़ा उससे बेटर है। ठीक है, प्राइम फैक्टरेशन ऐसे करके निकालना, ठीक है, निकाल सकते हो तुम, 49 का निकालना है, 7 7 49 निकल जाओ, और बड़ा नंबर भी ऐसे निकाल सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, पेयर पेयर में रखना, दो दो को एक एक, दो दो को एक लेना है, इसको स्क्वायर रूट ऐसे निकालना है। डिवीजन सबसे बड़ा, ये सबसे इजी होता है, जो बड़े नंबर को निकालने के लिए काम देता है। देखो, यूज फॉर लार्जर नंबर, बड़े बड़े नंबर को सॉल्व करने के लिए ये डिवीजन मेथड काम करता है। होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, देखना डेसिमल के बाद याद रखना, डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने से चलेगा, 4 डिजिट होने से चलेगा, 6 होने से चलेगा, आधा हो जाता है। ठीक है, मान लो तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ 0 1 निकालना है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 1, 0.01, आई एम सॉरी, 0.01, तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। क्या होगा स्क्वायर रूट 0.1। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 0.00001, 4 है तो 2 बन जाएगा ये। ठीक है, 0.01, स्क्वायर रूट ऑफ 0.00004, तो इसका हो जाएगा 4 का 2, 0.02, 4 है तो 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, भाई थोड़ा एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट जो है ये भी समझना है, स्क्वायर रूट एस्टिमेट कैसे करना है। देखो भाई, एस्टिमेट अगर करना हो तो रूट 80 का निकालना है, तो रूट 80 जो है 81 के पास पास है। 81 का स्क्वायर रूट तो तुम जाने हो 9, तो अप्रोक्सीमेट 9 लिख देना है 80 को। ठीक है, वैसे निकालने का टेक्निक भी है, लेकिन अभी वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा बड़े क्लास में करना है। ठीक है, वो डिवीजन मेथड में तुम कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो भाई कंपेयर करने के लिए क्या क्या जरूरत है, आज सारा डिस्कस करेंगे। पहले आता है रेशियो, जो मिनिमम, सबसे छोटा जो है, मतलब रेशियो से हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, किलोमीटर का किलोमीटर के साथ कंपेयर करेंगे तो सेम यूनिट हुआ। ठीक है, तो उसको रेशियो में लिखते हैं, जैसे कि हम लिखे 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इज टू 3 किलोमीटर। तो रेशियो में जब लिखते हैं यूनिट को हटाना पड़ता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट सेम होना चाहिए, किलोमीटर किलोमीटर, नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब परसेंटेज में लिखते हो कोई भी चीज, तो पर 100/100 करना है, मतलब 7% अगर लिखा है तो 7/100 होगा। ठीक है, 25% लिखा है तो 25/100 होगा, बाय 100, आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, पर 100। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन और रेशियो इनटू परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, कोई भी फ्रैक्शन मिले तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मार्क जो है ये आ गया, 75 मार्क लाए हो तुम, इतना 80 से, तो तुम्हें इसको फ्रैक्शन में पहले लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है भाई। ठीक है, जो भी काट छाट तुम्हें करना है डेसिमल में है तो इसको निकालना है। ठीक है, तुम्हें निकाल देना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जो है, तुम्हें परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए कोई भी परसेंटेज दिया है, अभी तो किए, उसको डेसिमल डिवाइड बाय 100 किया, इसको डेसिमल में भी बढ़ा सकते हो, 25/100 को 0.25। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमेशा तुम्हें इसमें जो है कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं प्रॉफिट और लॉस के बीच में। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, बेसिक से, मतलब नॉर्मली तुम जब भी कंफ्यूज हो जाओ तो प्रैक्टिकली सोचो, प्रॉफिट और लॉस कब होता है। प्रॉफिट तब होता है जब फायदा होता है। कब फायदा होता है, जब कोई सामान जो जिसको बेच खरीदते में कम हो और बेचते ज्यादा में हो। जैसे कि ये खरीदने वाला कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, खरीदे तुम एक प्राइस में और बेचे ज्यादा में और खरीदे कम में हो, तो इस कंडीशन पे जो होगा प्रॉफिट होगा। और उल्टा हो गया तो मान लो कभी कभी लॉस हो गया, जैसे कि सेलिंग प्राइस कम में बेचना पड़ा, कोई डिफेक्ट था, तो इसमें जो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये तो बेसिक बात है, छोटे क्लास में ही पढ़े हो। अब प्रॉफिट अगर परसेंट में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, पहले फ्रैक्शन बनाओ, परसेंट में हमेशा करने के लिए पहले फ्रैक्शन बनाना पड़ता है, मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली लॉस का भी यही हाल है, लॉस परसेंटेज लॉस बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, एक ही टेक्निक में तुम्हें दोनों निकालना है, तो बहुत आसान था ये। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसमें डिस्काउंट भी आता है। देखे होगे तुमने बहुत सारे जगह पे, जब भी कोई चीज तुम खरीदते हो तुम डिस्काउंट मांगते ही मांगते हो, है ना। नहीं भाई, कभी कभी तो नहीं भी मांगते हो, बिल्कुल, कभी कभी नहीं भी मांगते हैं, लेकिन हम जो है बहुत टाइम में डिस्काउंट मांगते हैं। तो डिस्काउंट जो होता है क्या होता है,
मार प्राइस, जो प्राइस लिखा होता है आर्टिकल पर, आर्टिकल बोलने से कोई भी सामान के ऊपर लिखा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट तुमने लिया, ठीक है, शर्ट जो है यहाँ पे लिखा है 500 रुपया, तुम उसको मांग रहे हो भाई 400 में दोगे क्या, दे दो, तो ये जो 100 का डिस्काउंट मांग रहे हो और तुम्हें दे भी दिया, तो हो गया तुम्हारा डिस्काउंट कितना, 100 का। तो मार प्राइस इसमें कितना था, MP 500 था। अब तुमने इसको कितना में खरीदा, मतलब उसने कितना में बेचा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना था, 400, तो कम हो गया बिल्कुल। तो मार प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देना है तुम्हें, मार प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू डिस्काउंट। सिंपल है, ठीक है, याद रखना। सेलिंग प्राइस जो है वो तुम्हारा कम होना चाहिए मार प्राइस से, तभी डिस्काउंट समझते हैं हम। तो डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट बाय मार प्राइस इंटू 100 परसेंटेज में चाहिए तो, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा याद करते रहना, ठीक है। अब आते हैं सेल्स टैक्स पर। जो है टैक्स क्या होता है, टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट का एक चार्ज है जिसे तुम्हें देना पड़ता है, कोई भी सामान तुम जब भी खरीदते हो या सर्विस कोई भी लेते हो तो, ठीक है, तो तुम्हें ये सब याद रखना पड़ेगा। टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट, तो एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हें कुछ देना पड़ता है, 100 रुपए का सामान फॉर एग्जाम्पल 5% का टैक्स लगा दिया, तो 5% का जो टैक्स लगा तो 5 रुपया लगा, 105 रुपया सामान जो है बन जाता है। तो अब तुम्हें ध्यान से रखना है, ध्यान सॉरी सुनना है, तो यहाँ पे देखो बिल अमाउंट जो है वो है तुम्हारा सेल्स प्राइस, जितना समय बेचना था प्लस टैक्स जुड़ जाता है, टैक्स जुड़ जाता है जो मैं बोला 5 रुपए का, ठीक है, जितना हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये सब वेराइटी ऑफ टैक्स है जो कि आजकल थोड़ा नहीं है, वैट वगैरह वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन GST जो है ये अभी हमारा सब में लग रहा है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है VAT, ठीक है, वो थोड़ा और नहीं लग रहा है किसी पर, ठीक है, बस GST सब में लग रहा है। तो अभी जो है GST का क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा नंबर प्रैक्टिस करना है, मैं तुम्हें तो फॉर्मूला और की पॉइंट बता दे रहा हूँ, लेकिन नंबर तुम्हें ही करना पड़ेगा भाई, है ना, प्रैक्टिस तुम्हें ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, और जो टैक्स इसके बाद इंटरेस्ट एक बराबर सेम ही है, कैसे पर सेम है, देखो इंटरेस्ट होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। प्रिंसिपल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने 100 रुपया जो है बैंक में रख दिया, तुमने 100 रुपीज जो है बैंक में रख दिया, अब बैंक में 100 रुपया रखने के बाद तुम 1 साल के बाद लेने जाते हो, और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जो है 6 रुपया एक्स्ट्रा दे दूंगा, 6 रुपया एक्स्ट्रा दे दूंगा 1 साल के बाद, तो 6 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला वो हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, 100 प्लस 6 कितना हो गया, 106 रुपीज देगा। सर अगर उसको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दो टाइप से होते हैं, सिंपल और कॉम्पाउंड, विल डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। भाई सब कुछ पता होगा तुम्हें, रेट कितना होगा, मान लो यहाँ पे मैं बोला 6% जो है यहाँ पे बैंक तुम्हें दे रहा है एक्स्ट्रा, तो वो हो गया रेट। टाइम 1 साल में कितना है, या 2 साल में या 3 साल में, भाई 1 साल में मैं बोला 6 रुपया, 2 साल में तो 12 हो जाएगा, फिर 3 साल में 18 हो जाएगा, 6 6 रुपया बढ़ते ही रहेगा, फिक्स्ड है ना। तो टाइम जो है वो तुम्हारा मान लो 2 ईयर्स का है, 2 साल के लिए तुमने बैंक को दे रखा है 100 रुपया, तो वो हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और फॉर्मूला बन जाएगा PRT/100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमेशा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही आजकल सब कुछ चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा कोई पैसा देता नहीं, क्योंकि उसमें नुकसान होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें हमेशा जो है प्रिंसिपल जो है वो तो है हर बार चेंज होता ही रहता है, और हर साल चेंज होता है, और इंटरेस्ट बढ़ता ही रहता है, ठीक है, हर साल प्रिंसिपल चेंज होगा, और प्रीवियस प्रीवियस प्रिंसिपल के हिसाब से तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं समझेंगे, तुम समझोगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इसमें प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाई 100 टू द पावर एन, एन बोलने से नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे एन जो था वो टी था, तो एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, सब कुछ लिखा है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर अमाउंट निकालना है, ठीक है, अमाउंट निकालना है तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, ठीक है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, जब कुछ कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में लिया जाता है, क्वार्टरली में लिया जाता है, तो उस टाइप का नंबर तुम्हें सॉल्व करना है, उसमें थोड़ा तुम्हें एक्सपर्ट बनना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो सीधा अमाउंट कर तुम निकाले होगे माइनस प्रिंसिपल कर देना, होप इट इज यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। कभी कभी हाफ कंपाउंडेड एनुअली जब होता है तो सीधा फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन जब हाफ ईयरली होगा तो रेट को R/2 करना पड़ेगा। मान लो 6% का मैंने लिया था अभी, 6 का आधा कर देना, 3%, हाफ ईयरली, हाफ आप हर आधे आधे 6 6 महीने में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? टाइम जो है अभी टाइम भी जो है वहां पे डबल हो जाएगा जब हाफ ईयरली लेंगे तो, ठीक है, क्योंकि साल में 2 बार तुम्हें इंटरेस्ट लगेगा इसीलिए। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, इसमें कहाँ पे यूज होता है, देखो यहाँ पे तुम्हारा बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, उसको जरूर करना इंपॉर्टेंट है। और बैक्टीरिया ग्रोथ, जो कि बैक्टीरिया हर साल जो ग्रो करता है कॉम्पाउंडेडली, वो उसको करना, वो नंबर को वो भी
आपको कुछ 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 क्वेश्चन जो है वो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन है, उसको याद रखना। डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी चीज जो है जिसका प्राइस जो घटता रहता है, जैसे भी कोई कार का प्राइस हो गया, आज जो प्राइस है कल को वो उसका प्राइस जो घट जाता है तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको, ठीक है। वहां पे जो तुम्हें माइनस साइन यूज करना है, ठीक है, फॉर्मूला में देखो, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अगर डेप्रिसिएशन होता है तो पी इंटू वन माइनस आर बाय हंड्रेड टू द पावर एन, याद रखना ये, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको इस चीज में याद करना। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, लेकिन डिग्रेडेशन हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, घट रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सिंबल तुम्हें लगाना है, याद रखना। ओके, होप इट इज क्लियर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक बातें हमें सीखना है। क्या होता है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज? देखो, एक्सप्रेशन जो है उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा वेरिएबल, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड लगा होगा, ठीक है, वो होता है वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब कि फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि -2 हो गया, 7 हो गया, या कुछ भी हो गया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और टर्म्स जो है वो सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस साइन से, जैसे हो गया 2x+7, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दो टर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लस से वो लोग सेपरेट हैं। यहाँ 2x-7 जो भी है, ये दो टर्म है, और अगर जोड़ोगे +3y अगर करोगे तो ये हो जाएगा 3 टर्म, ठीक है। ओके, अब आते हैं थोड़ा फैक्टर्स पर। जैसे कि फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल 5xy है, और ये 5xy में क्या 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 मल्टीप्लाई होकर 5xy बना है? 5x और y, तो ये तीनों जो है इसका फैक्टर्स हो गए। नॉर्मली जैसे 8 जो है 2 into 4 से 2 into 2 into 2 होता है, तो वो सब फैक्टर्स हो जाते हैं। वैसे वैसे ही ये जो है 5xy जो है 5 × x into y होने से 5x बनता है, वो उसका फैक्टर्स बन जाते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, ध्यान रखना। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ -7xy in this case? The coefficient is very simple. Coefficient of -7xy is -7 is the numerical value here. Okay. नेक्स्ट आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। कितना टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है? एक है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, जो है ट्राइनोमियल, जिसका दो एक एक टर्म होते हैं उसको मोनोमियल बोलेंगे। जिसका दो ए प्लस बी दो होंगे, दो टर्म होंगे, उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। और जिसका 3 टर्म ए प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म है, ठीक है, तो ये 3 टर्म अगर होंगे तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर मोर देन वन और मोर देन वन टर्म अगर तुम्हें दिखते हैं तो वो सब, ये सब जो है ये सब पोलिनोमियल हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गेटिंग टू मी, तो सब पॉलीनोमियल में आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर तुम्हें हाँ पॉलीनोमियल के बारे में और जानना है तो मेरा मैं हुई चीज पॉलीनोमियल हुई चीज नॉन पॉलीनोमियल, मेरा और एक वीडियो है मेरे चैनल पर, देख लेना। नेक्स्ट आता है लाइक एंड ऑनलाइक टर्म। लाइक एंड ऑनलाइक टर्म में तुम जानते हो कि जिसका सेम वेरिएबल होता है वो लाइक में आता है, जैसे एक्स वाई सेम है तो ये लाइक हो जाता है। और यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग है तो ये ऑनलाइक टर्म में आ जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें याद रखना चाहिए, लाइक टर्म खाली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक टर्म खाली एड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कोई भी टर्म ऑनलाइक हो या लाइक हो, सब मल्टीप्लाई और डिवाइड बन सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। मोनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लाई इजी है, कोई भी कर सकता है। देखो 3x और 4y मल्टीप्लाई करना इजी है, कर सकते हैं ना। अब पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल वो भी देखते हैं। उसके लिए तुम्हें पहले जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3x into 4y-2 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये ए जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जाके सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये जो है इस टाइप से तुम्हें देखने को मिलेगा, 12xy हो जाएगा, -6x हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन। जो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है वो लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी कभी उनका आंसर नहीं बनता है क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग निकलता है। तो यहाँ पे जो है बेसिक बात तो ये है कि पहले तुम्हें फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, तभी तुम मेंसुरेशन का नंबर्स को मैक्सिमम को टच कर सकते हो। चलो फिर फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। देखो, मेंसुरेशन जो है वो एरिया ऑफ 2D और 3D शेप से डील करता है। एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब से जो है डील करता है। इसलिए ये चैप्टर, ये मेंसुरेशन जो है क्लास 8 में भी इंपॉर्टेंट है, 9 में भी इंपॉर्टेंट है और 10 में भी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ यहाँ पे 2D शेप्स का, जैसे कि ट्रेपेजियम हो गया। भाई ट्रेपेजियम कैसे होता है? ये लो, ट्रेपेजियम जो है ऐसे होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, ठीक है। उस अब तुम लोग पहले से जानते होगे जो ट्रेपेजियम है इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, ये रहा पैरेलल साइड्स, और एक नॉन पैरेलल साइड्स होता है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो गया पैरेलल साइड 1, ये पैरेलल साइड 2। तो P1 + P2 इंटू हाइट, हाइट कौन सा होगा? ये हाइट होगा क्या? नहीं भाई, ये हाइट नहीं होगा, याद रखना। नॉन पैरेलल साइड्स का
इसके बीच में डिस्टेंस है वो हाइट होगा ये। ठीक है, इस दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस तुम्हें दिख रहे हो ये हाइट होगा, ये हाइट होगा। गलती से ये हाइट मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? उस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड whose all sides are equal and diagonal bisect at 90 डिग्री। ठीक है, ये तो उसका प्रॉपर्टीज हो गया। तो इसका अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो तुम्हें ये देखना है, हाफ इंटू डायगोनल टू होता है फॉर्मूला। क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, याद रखना है। ठीक है, डायगोनल वन, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, इंटू हाफ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा जनरल क्वाड्रेटर। कोई भी टाइप का तुम्हें क्वाड्रेटर मिले तो उसका एरिया कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे बहुत सारा तुम्हें चीज जो है तुम्हें देखने को मिलेगा तुम्हारे बुक में, उसको प्लीज सॉल्व करना, बड़े बड़े नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेप हो, तो ये एक शेप है देख लो, ये जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसका तुम्हें जो है एरिया निकालना है। जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेशल नहीं है। तो इसका कैसे करेंगे? इसका करने के लिए तुम्हें पहले बनाना पड़ेगा डायगोनल, बीच से काटना पड़ेगा ऐसे। डायगोनल बना दिए सर, ठीक है। अब डायगोनल बनाने के बाद ये हो गया डायगोनल। अब इसका एक हाइट तुम्हें बनाना पड़ेगा। हाइट कैसे बनाए? ये रहा, यहाँ से लेकर ऐसे हाइट 90 डिग्री पर होगा, यहाँ से इसका हाइट वाला। ठीक है, ये हो गया H1, ये हो गया H2, हाइट टू। और अगर हाइट पता है और डायगोनल का वैल्यू मालूम है, तो इस क्वाड्रेटिक का एरिया तुम इस फॉर्मूला से निकाल लेना। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सॉलिड शेप पर, 3D शेप्स पर। ठीक है, अब ये क्यूब के बारे में कौन नहीं जानता। ठीक है, क्यूब का जो LSA है, लेटरल सरफेस एरिया है। फॉर एग्जाम्पल एक रूम है, और रूम का खाली दीवार का बात करेंगे तो होता है LSA। खाली दीवार का बात करेंगे तो हो जाता है LSA। और टोटल छत भी और ग्राउंड को भी पकड़ लें तो 6L² होता है। ठीक है, L क्या होता है भाई? ये लेंथ ऑफ जो है एजेस होता है। ठीक है, क्लियर। एक एक साइड भी बोलते हैं कोई भी। तो यहाँ पे देखो, और क्यूबर्ड जो है इसका भी जो है फॉर्मूला जो है LSA का, वो भी एरिया ऑफ द वॉल भी बोलते हैं। 2 × L + B × H, तुम्हें याद रखना है, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सर्फेस एरिया 2 × LB + BH + L है, ये तुम्हें याद रखना है। तो ये आते हैं सिलेंडर के पास। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो होता है तुम्हारा सिलेंडर का जो तुम्हारा CSA होता है, कॉर्प सरफेस एरिया, ये वाला कॉर्प सरफेस है। ठीक है, ये होता है 2πRH। और टोटल सरफेस एरिया ऊपर का जो सर्कुलर टॉप और सर्कुलर बेस को भी जोड़ दें तो ये बन जाता है 2πR+H। याद रखना है, R इज रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस। और H होता है तुम्हारा हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम का थोड़ा पता कर लेते हैं। L³ मतलब एक क्यूब, जो साइड होता है साइड का क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड का जो होता है L × B × H। ठीक है, सिलेंडर को πR²H। ये सब जो है कॉमन बात है, तुम्हें याद रखना है। अब कभी कभी क्या होता है ना, वॉल्यूम दे देता है और साइड निकालना पड़ता है, तो वो भी तुम कर सकते हो। मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो दे रखा है वो है तुम्हारा 64 दे रखा है, 64 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर तुम बोलोगे तो इसका L³ मतलब एक क्यूब जो है वो 64, तो L का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 64 हो गया, और ये इसका वैल्यू 4 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 4 4 या 16 4 या 16। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। लेंथ निकालने के बाद कभी कभी TSA भी बोलता है, और LSA भी निकालने को बोलता है, तुम निकाल लेना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है ये कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, ये पूरा सबको जो है याद रख लेना है, क्योंकि बहुत काम आता है। कैपेसिटी क्या बताता है? कितना क्वांटिटी ये होल्ड कर सकता है, कितना कैपेसिटी है तुम्हारा बोतल जो तुम रखे हो, या तुम जो कंटेनर रखे हो जिसमें पानी भरते हो, जिसमें पानी पीते हो, उसमें कितना होल्ड कर सकता है, ये अगर जानना हो तो इस हिसाब से तुम्हें कर सकते हो। 1 cm³ 1 मिलीलीटर होता है, छोटा होता है, मतलब छोटा 1 मिलीलीटर, जो जो कैप में जो तुम मेडिसिन दवाई खाते हो। ठीक है, तो उसमें 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml होता है ना। तो उसी हिसाब से 1 लीटर जो बोतल तुम रखे हो, 1000 cm³ है उसके अंदर स्पेस, तो वो 1 लीटर का बोतल है। ठीक है, और ये तुम्हारा पानी टंकी जो होता है छत के ऊपर 1000 लीटर का, उसका जो अगर मीटर क्यूब में बात करेंगे तो 1 मीटर क्यूब का होता है। बाकी तुम इधर उधर का कन्वर्जन सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ट्रिकी को चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट पावर। बहुत ट्रिक ट्रिक खेलता है ये, ठीक है, ध्यान से समझना है, नहीं तो तुम ट्रिक में पूरा एकदम गुम हो जाओगे। तो पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, कभी भी नेगेटिव पावर देखते ही उल्टा कर देना है। 2 to the power -5 देखते ही इसको रिवर्स कर देना है, 1/2 to the 5 कर देना है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन कभी कभी ऐसे देता है, रेसिप्रोकल ऑफ या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है ना? तो मल्टीपल इनवर्स 2 to the -5 पूछा तो क्या करेंगे सर? ये क्या करना पड़ेगा? 2 to the power 5 होगा इसका, याद रखना। कभी कभी स्टूडेंट ये ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब ही यही है
इसको फिर रिवर्स से करोगे ना, 1/2 to the 5 को रिवर्स करो, 2 to 5 भी आने वाला है, तो -5 का 5 आएगा, और 2 to the 5 का 2 to the -5 आएगा। बस ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन में आते हैं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो इसका हार्ट है, जो इसका दिल है, यहीं पर है। एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे ही है, ठीक है, क्योंकि ये बिना लॉ से तुम नहीं कर सकते कुछ, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। अगर बेस सेम रहा तो पावर, अगर बेस अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होता है, a to the m+n होता है, ठीक है। 2 to the 3 है, 2 to the 2 है, तो 2 to the 3 + 2 ही होगा। 2 to the 3 है, 2 to the 2 है, डिवाइड है, तो 2 to the 3 - 2 1 होगा, मतलब पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, पावर ओवर पावर है। 2 to the 3 है, ऊपर पावर 2 है, 2 to the 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस सेम रहा, सॉरी पावर सेम रहा, 2 to the 3 इंटू 3 to the 3 हुआ, तो ये 6 to the 3 हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखना। सेम 2 to the 3 रहा, डिवाइडेड बाई 3 to the 3 रहा, तो 2/3 to the 3 हो जाएगा, ठीक है। जो बेस है जो वो डिवाइड हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। किसी का पावर, किसी का भी पावर जीरो, किसी का भी जीरो हो तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। मान लो 999 का पावर जीरो, तो इसका आंसर 1, सिंपल। ओके, होप इट इज क्लियर। उसके बाद जो है तुम कोई भी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हो भाई। एक्सपांडेड फॉर्म में, ये रहा एक्सपांड, ये कोई नंबर है डेसिमल वाला, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मली तो ये तुम जानते हो, ये तुम्हारा होल पार्ट है, और डेसिमल के बाद जो है ये डेसिमल पार्ट आता है, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट को जो है, ये तो 10th इसका प्लेस वैल्यू तो 6/10 होगा, है ना। तो या 6 × 10 पर यहाँ से याद रखो, बाकी सब तो पहले से डेसिमल का पहले वाला जो होल पार्ट है तो तुम कर लोगे, ठीक है। और 3 10 to the power -1 होगा। और ये हो जाएगा 3 × 10 to the power -2 हो जाएगा, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म पे बनते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता क्यों है? बहुत बड़ा नंबर या बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो, कोई भी नंबर को अगर सब यूनिफॉर्म वे में लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 के पावर पे लिखोगे, तो इसको पहचानना ईजी होगा, कितना बड़ा है जानना ईजी होता है, कंपैरिजन करना बहुत ईजी होता है, तो इसीलिए इस हिसाब से इसको लिखा जाता है। तो एक बड़ा नंबर ले जाते हैं, तुम्हारा जो 150 मिलियन है ये जो है, इसको अगर दिखाओगे, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद तुम्हारा पॉइंट लगाना है, याद रखना। एक डिजिट के बाद कुछ भी हो जाए, एक डिजिट के बाद 1.5, एक डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देना, 1 के बाद पॉइंट। तो डेसिमल कहाँ था सर इसका? डेसिमल कहाँ था? डेसिमल, इस नंबर का डेसिमल है ही नहीं सर, दिख नहीं रहा है। भाई, किसी का डेसिमल जब नहीं होता है तो एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर होता है ना। एक्सट्रीम राइट यहाँ पे होता है, यहाँ ऐसे उड़ कर गया, और यहाँ पे भाई भर्ती हो गया, एकदम बीचों बीच, यहाँ पॉइंट यहाँ पहुंच गया। अच्छा, कितना डिजिट उड़ कर गया? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट उड़ गया, पावर 8 बन गया। सर ये तो आसान है। हाँ, कभी कभी स्टूडेंट भूल जाते हैं, आसान तो है। बहुत बड़ा नंबर पे, बिग नंबर पे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ डेसिमल जा रहा है, ठीक है। और स्मॉल नंबर पे राइट की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। मैं बोला था तुम्हें, एक डिजिट के बाद लगाना है तो डेसिमल या जहाँ भी हो, एक डिजिट, कौन सा डिजिट? भाई नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जीरो है। 1 2 3 4 होना चाहिए, तो 7 है, तो यहाँ पॉइंट जो उड़ कर गया, पॉइंट कर गया, एक नंबर एक डिजिट के बाद 7 पॉइंट, मतलब 7 ही है। कितना डो जंप करा, कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 तो जंप करके गया, तो 10 to the power -6 नेगेटिव। एक्सट्रीम स्मॉल इसीलिए नेगेटिव, ठीक है। एक्सट्रीम लार्ज पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव में रहेगा, क्लियर। बड़ा नंबर स्मॉल नंबर, याद रखना, भूलना मत। बड़ा नंबर में पॉजिटिव होगा, छोटा, बहुत छोटे नंबर में नेगेटिव होगा, लेकिन हमेशा एक डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगाना है, एक नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट लगाना, इतना याद रखो तो हो जाएगा ये, ठीक है। यूजुअल फॉर्म भी होता है, यूजुअल फॉर्म उल्टा करना, मतलब है ना। तो उल्टा कर ही सकते हो, 10 to the power 8 मतलब, है ना, इसका उल्टा कर ही सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया गया 2.7 × 10 to the power 9, क्या करोगे? इस तरफ राइट की तरफ जाओगे, कितना, 9, 9 टू शिफ्टिंग करोगे, एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो फिर लगा देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे हिसाब से तुम्हें करना है, ठीक है। -9 होता तो इस तरफ जाता भाई, डेसिमल इस तरफ जाता, नॉट। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बड़ी क्लास में भी हेल्प करता है। और समझते हैं फिर। देखो, कोई भी रेशियो इक्वल हो उसे प्रोपोर्शन है, ए इज टू बी इज द सेम एज सी इज टू डी, इस टाइप का चीजें को हम प्रोपोर्शन में मानते हैं ना। प्रोपोर्शन में होता है इक्वल रेशियोस आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को दो हिस्से में इसमें बांटा गया है, डायरेक्ट एंड इनवर्स। भाई डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट होता है ऐसे, ऊपर और ऊपर, बल्ले बल्ले, है ना। बल्ले बल्ले करना है, ऊपर और ऊपर। सर ऐसा क्या ऊपर और ऊपर? देखो बता दे रहा हूँ। जब भी मान लो मैं नंबर ऑफ आइटम्स और कॉस्ट ऑफ आइटम्स लिखता हूँ, दो फैक्टर को लेता हूँ। नंबर ऑफ आइटम, मान लो कोई सामान, मान लो तुम्हारा पेन खरीदना है, एक पेन का प्राइस 10 रुपया है, और तुम्हें ज़्यादा पेन खरीदना है, 20 पेन खरीदना है, तो ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब पेन पेन जितना बढ़ाओगे, नंबर ऑफ आइटम जितना बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो दोनों ही बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, सिंपल बात है। ठीक है, लेकिन सर बढ़ेगा कैसे? इस हिसाब से बढ़ना चाहिए। एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू x2 by y2, ये रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, और इज इक्वल टू x3 by y3 इज इक्वल टू डॉट 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 अप टू के कांस्टेंट। हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग टू मी? ठीक है, मान लो जो है दो दो पेन का कॉस्ट है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज। तो 3 पेन का कॉस्ट कितना होगा भाई? 15। 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा? बोलो। 150 रुपीज, है ना। नहीं, आई एम सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 10, 10 का 50 होगा। तो क्या रेशियो बन क्या रहा है? रेशियो क्या बन रहा है? 1:5 का रेशियो बने, देखो 1:5। कांस्टेंट है कि नहीं? रेशियो कांस्टेंट है, इसीलिए इसको के ले चुके हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हाँ, ये सब तो बता चुका हूँ। ठीक है, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। डायरेक्ट में एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा। ठीक है, अब इनवर्स क्या होता है? ये ऐसे है, ये भैया ऊपर जाएंगे तो मैं नीचे उतरूंगा। ठीक है, ऊपर और नीचे कैसे होगा ये? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है, यहाँ से मेरा ए से बी तक जाना है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस में, क्लियर। तो 20 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 1 आवर लग रहा है ना, यही बात है ना। 20 किलोमीटर जाने के लिए मुझे लगता है 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है, अब मैं जो है स्पीड बढ़ा दिया। स्पीड कितना बढ़ा दिया? अब मैं जो है 60 किलोमीटर जाना हूँ पर आवर। ओके, तो एक होता है तुम्हारा स्पीड और एक होता है टाइम। अब स्पीड बढ़ाया तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम लगा, कम लगा। तो ये जितना स्पीड ऊपर जाएगा, टाइम उतना कम लगेगा। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अगर इस सिचुएशन में तुम बोल सकते हो ये जो है, ये तुम्हारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। एक बढ़ने से दूसरा घटेगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल को सिंबलाइज करते हैं, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। और x1 y1 और एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट हियर, एक्स वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, और x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था x1/y1 इक्वल x2/y2। यहाँ पे होगा x1 y1 इक्वल x2y2, दोनों का डिफरेंस समझना। ठीक है, और भी एग्जांपल है, नंबर ऑफ वर्कर अगर बढ़ेंगे तो टाइम थोड़ा, उसी काम को करने के लिए टाइम कम लगेगा। ठीक है, क्लियर। डिस्टिंग्विश करने के लिए तुम थोड़ा इसको रेशियो को चेक करना, एक्स एक्स जो कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं, एक्स बाई वाई कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं, चेक करना। ठीक है, एक्स वाई वाई अगर कांस्टेंट रहा तो वो हमेशा डायरेक्ट में होगा, पूरा चेक करना लास्ट तक। ठीक है, टेबल मिला है और एक्स और वाई, भैया कुछ नंबर नहीं करने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसको कॉन्सेप्ट समझो, कुछ नंबर्स करो। उसके बाद जो है एक्स वाई कांस्टेंट होगा। एक्स वाई क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसमें एक्स वाई कांस्टेंट होगा, इसमें एक्स वाई कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमेशा के लिए काम आने वाला है, बड़े क्लास के लिए बहुत यूजफुल है। अभी से अगर तुम्हें समझना है फैक्टराइजेशन तो ध्यान से सुनना। ठीक है, बेसिक बेसिक से छोटे छोटे चीजें बताऊंगा अभी। फैक्टराइजेशन ध्यान से सुनना, ठीक है।
फैक्टराइजेशन बोलते किसको है, क्या सर फैक्टराइजेशन क्या कर दें, वो ये फैक्टराइजेशन का मतलब ये एक सब ऐसा प्रोसेस है जिसे हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दिखाना होता है। तो सर मतलब 10 को तुम्हें दिखाना होता है 2 into 5 है भाई, ये 10 का मतलब क्या है, 2 into 5 है। तुम्हें ऐसे दिखाना है 2 into 5 प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स दिखाना है। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हाँ और छोटा नहीं कर सकते उसी, अगर कोई भी फैक्टर को और छोटा नहीं कर सकते तो उसे इररिड्यूसिबल फैक्टर बोलते हैं। एमसीक्यू में आता है, याद रखना। और छोटा फैक्टर नहीं कह सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 3x into x+2 है, तो जो भी चीजें मल्टीप्लाई है, एक तरफ 3 into x into x+2 है, ऐसे है ना ये। तो अब इसको जितना भी करो और छोटा किया ही नहीं जा सकता, और किसी इन तीनों को प्रोडक्ट को और छोटा करके प्रोडक्ट हिसाब से दिखाया जा ही नहीं सकता। तो ये बन गए इररिड्यूसिबल फैक्टर, इसको रिड्यूस नहीं, फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो तुम्हें तब तक फैक्टराइज करना जब तक वो इररिड्यूसिबल फैक्टर ना बन जाए, याद रखना। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है, दिखाते हैं। और कॉमन पहले, उसके लिए तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, HCF क्या सीखना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले ये सीख जाओ HCF निकालना कैसे है। अगर HCF निकालना सीखे तो ये तुम कर सकते हो बढ़िया से। देखो, एक एक्सप्रेशन है 2x+4, इसको 2x+4 है सर कैसे मल्टीप्लाई दिखाएं। पहले तो तुम्हें 2 और 4 का जो है HCF ले जाना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई HCF निकालना नहीं जानते हो तो सीखना पड़ेगा, सीखो हाँ। तो 2 कॉमन है दोनों में, 2 और 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। एक्स और 1 में तो एक्स तो कॉमन है ही नहीं, खाली 2 कॉमन है देखो। तो 2 को कॉमन बाहर ले जाना है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से 2x होगा, एक्स, 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से 4 होगा, 2। तो ऐसे तुम्हें निकालना है। तो 2 into x+2 बन गया ये। अब बन गया ये एक टर्म और ये एक टर्म, क्लियर हो गया। ये एक टर्म और ये तो दोनों के हिसाब से ये एक्सप्रेशन है ऑब्वियसली। तो 2 into x+2 के हिसाब से तुम्हें इसको दिखाना है। होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, चलो। तो फैक्टराइजेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। देखो, पहले तो टेकिंग द कॉमन फैक्टर्स, टेकिंग द कॉमन, जो अभी किए कॉमन लेके किए, एक कॉमन लेना है बस, ये तो बेसिक लेवल है। नेक्स्ट होता है तुम्हारा ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करे करना। देखो, ax+ay+bx+by है, तो दो दो का एक ग्रुप बना दिए। इन दोनों में ए कॉमन है, लेके कॉमन, ठीक है सर, ठीक है। तो x+y, इसमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है, b into x+y हो गया, ठीक है। तो a+b और x+y, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। ओके, अब देखो, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी मतलब होता है तुम्हारा फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे बेसिक 4 आइडेंटिटी का डिस्कस करूंगा। पहला है a+b होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, कोई भी नंबर इस फॉर्म में है तो a+b होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हो। a² - 2ab + b² a-b होल स्क्वायर, जानते ही होगे। a² - b² a+b into a-b। और फोर्थ वाला जो है वो है x+a x+b, ठीक है, जो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से यूज करते हैं। चलो बताता हूँ थोड़ा तुम्हें, ठीक है। तो कुछ नंबर जब तक नहीं करोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन, तुम कुछ नंबर्स इसका सॉल्व करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। हम्म, ओके। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन करने के लिए होता है नॉर्मल मेथड, जैसे दोनों को डिवाइड करना है। 4x² + 8x + 2x, इस नंबर को डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करें सर, पहले तो अलग अलग कर दो, ठीक है। अलग अलग कर दो मतलब 4x² / 2x कर दो, 8x/2x कर दो। तो इसमें से 2x और x, 2 कट गया, ये कट गया तो बचा 2x। और इसमें 2x x x पूरा कटेगा, और 2 4 जा 8। तो 2x + 4 तुम्हारा निकल के आया। ये तो हो गया मतलब नॉर्मल वे। दूसरा क्या है, दूसरा कॉमन लेके करना। जैसे इसमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब HCF क्या है, 4 और 8 का HCF कितना है, 4 है भाई। x² और x का HCF कितना है, x है। सबसे छोटा वाला लेना, पावर, x⁻2 है, x⁻1 है, छोटा पावर लेना हमेशा, ठीक है। HCF निकालना ये होता है, ठीक है। पहले ये सीख जाओ HCF कैसे निकालते हैं। अब हो गया x प्लस, ये हो जाएगा 2, ठीक है। नीचे है 2x, ठीक है। अब तुम काटना है x, x तो कट गया सर, 2 और 2 कट गया। तो आंसर क्या आया, 2 × x + 2i, दैट इज द आंसर। और तुम इसको मल्टीप्लाई करके 2x + 4 भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो ये पहले सीखना HCF है। मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12x3y² Z4 है, और है तुम्हारा 8x² y³ Z² है, ठीक है। मान लो इनका HCF तुम्हें निकालना है। HCF कैसे निकालना है सर, नंबर का पहले निकालना है, 12 और 8 का पहले निकालना। HCF, HCF कितना होगा 12 और 8 का HCF,
8 मत समझ लेना, रॉन्ग हो जाएगा। 4 होगा इससे, ठीक है। तो 4 आ गया कॉमन। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में छोटा कौन है, किसका पावर छोटा है, एक्स स्क्वायर का पावर छोटा है, एक्स स्क्वायर होगा। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में कॉमन कौन छोटा है, वाई स्क्वायर छोटा है, वाई स्क्वायर में। जेड फोर और जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर। तो ये जो ये निकला जो ये है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना जानोगे तभी जाके कॉमन फैक्टर लेना तुम्हें आएगा। तो ये पहले सीखना है। होप इट इज क्लियर। और बाकी जो है तुम नंबर करके सीख सकते हो, ठीक है, बिना नंबर के नहीं सीख सकते हो, ठीक है। ओके। बढ़िया, समझ में आ रहा है तो लाइक करो। और अपने दोस्तों के साथ ये जो टॉपिक है, ये जो आज पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। उसके बाद है जो लास्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ्स अगर तुम्हें जानना है तो तुम स्टूडेंट्स पहले जो पढ़े थे ऑलरेडी, मतलब जो लास्ट मैंने डाटा हैंडलिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, बार ग्राफ आराम से बता दिया था, तो उसको थोड़ा देख लेना। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। देखो, पहले होता है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, 9 क्लास में पढ़ोगे। कार्टेशियन प्लेन मतलब ये कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं इसको। इसमें होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, दो एक्सिस होता है। ये एक 2D प्लेन है। और ये एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वाई को वर्टिकल बोलते हैं। ये मैं पढ़ा दिया था, मतलब उसमें पढ़ा दिया था, इसमें और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें कोई पॉइंट हो गया, मान लो यहाँ पे 3 4 हो गया, ठीक है। तो 3 को क्या बोलेंगे हम, 3 को बोलेंगे हम एब्सिसा। एब्सिसा क्यों, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। 4 को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट्स है। होप इट इज क्लियर। तो ये बेसिक बातें हैं। और क्या क्या आता है, देखो, 0 0 ओरिजिन है, जो ये पॉइंट है इसका 0 0 है, ठीक है। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट आएंगे क्या क्या होंगे, एक्स एक्सिस में जो जो भी पॉइंट आएंगे क्या क्या पॉइंट होंगे, ये तो 0 0 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पहला x0। क्या क्या होंगे, x0 होंगे। यहाँ पे जो भी पॉइंट आएंगे x0 में आएंगे। कैसे, देखो, 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके आएंगे। इस तरफ क्या होगा, -10 -20 माइनस, सब एक्सिस में आएंगे। जब भी y कोऑर्डिनेट 0 हो वो एक्सिस एक्सिस में आएगा, याद रखना, ठीक है। और जो भी यहाँ पे सब जो पॉइंट आएंगे वो सब क्या होंगे, y एक्सिस में जो आएंगे वो होंगे 0 y। 0 y बोलने से y में कुछ भी ले सकते हो भाई। 0 ले लिए, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 -1 0 -2, तो ये सब जो है y एक्सिस में आएंगे, ठीक है। बाकी पैरेलल वैलेल थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेना तुम स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा तुम्हें, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। ले 1 यूनिट यूनिट वगैरह लेना जब भी ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये सब समझना है, ठीक है। और एक चीज तुम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है इसे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये भी कभी कभी एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए देता है। जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे डिस्टेंस और टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर, लेकिन टाइम जो होता है वो तो चलता ही रहता है और वो डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये कभी भी डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है टाइम, ठीक है। जो वेरिएबल फर्क मतलब इफेक्ट होते ही नहीं है, ठीक है। ओके। बाकी सब तो ड्रॉ व्रॉ तो मैं आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब देख लेना। ओके। अगर सेशन समझ में पूरा आया है तो बढ़िया से तुम लोग जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और एक बढ़िया सा कमेंट लिखो, जिससे मुझे भी थोड़ा और आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।